हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1 21 दिसंबर 2022 को जो ऑनलाइन हुआ है उर्दू फर्स्ट की। यहाँ पर हम बात करेंगे उर्दू लैंग्वेज 1 जिन्होंने भी लिया है उसकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंखें कुदरत की तरह हमारे लिए बेमिसाल और कीमती तोहफ़ा हैं। आंखों की सेहत के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। नींद पूरी ना हो तो उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है और आँखों पर भी। रोज़ाना कम से कम 6-7 घंटे सोना चाहिए। नींद पूरी हो जाए तो जिस्म और आँख दोनों की थकान दूर हो जाती है। लिखते पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त भी हमें अपनी आँखों की तरफ ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह लेटकर पढ़ना भी अच्छा नहीं होता, इससे आँखों में तनाव पैदा होता है। नामुनासिब ग़िज़ा आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। खड़ी मिर्च, मसाले वाली और तली हुई चीज़ें भी आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं। आँखों की हिफाजत और सेहत के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की किरणों में आँखों की बीमारी से बचाने की ताकत होती है। तो एक पैसेज है, इसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छी नींद किस सेहत के लिए ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है आँखों की, दिल की, दिमाग की, या चौथा ऑप्शन है जिगर की। तो दोस्तों ये आपको पैसेज की पहले ही लाइन में यहाँ पर मेंशन किया भी था कि आँखों की सेहत के लिए अच्छी नींद क्या होती है, ज़रूरी होती है। तो अच्छी नींद आपकी आँखों की सेहत के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जिस्म और आँखों की थकान कैसे दूर हो जाती है? अच्छी ग़िज़ा खाने से, नींद पूरी हो जाने से, मसाज करने से, या चौथा ऑप्शन है अच्छी किताब पढ़ने से। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नींद पूरी हो जाने से। और ये भी आपको पैसेज की सेकंड लाइन में मिल जाएगा, यहाँ पर जहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। नींद पूरी हो जाए तो जिस्म और आँखों की थकान दूर हो जाती है, यहाँ पर जहाँ मैंने आपको मार्क किया है। तो आपको सारे आंसर पैसेज से ही मिल जाएंगे। रोज़ाना कितने घंटे सोना चाहिए? तो ये भी आया था, ये सेकंड लाइन में ही बोला था कि आपको जो सोना चाहिए वो कितने घंटे सोना चाहिए। लगभग कम से कम 6-7 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 6-7 घंटे सोना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है 6-7 घंटे जो है ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 94, अपनी आँखों पर ख़ास तौर पर कब ध्यान देना चाहिए? लिखते पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त, खाना खाते वक्त और पढ़ते वक्त, टीवी देखते वक्त और रेडियो सुनते वक्त, सिलाई बुनाई करते वक्त और लिखते वक्त। दोस्तों अगर हम पैसेज के आंसर की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लिखते पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त हमें अपनी आँखों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिखते पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त भी हमें अपनी आँखों का ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ मैंने अंडरलाइन की आप देख पा रहे हैं। फिर 95 में चलते हैं। कौन सी ग़िज़ा आँखों को नुकसान पहुँचाती है? नामुनासिब मसालेदार ग़िज़ा या ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ा? तो दोस्तों ये पैसेज में आया था कि नामुनासिब ग़िज़ा जो होती है, और ये पैसेज की लास्ट थर्ड लाइन में है, आपको मिल जाएगा नामुनासिब ग़िज़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आँखों की सेहत और हिफाजत के लिए किसकी रोशनी बहुत ज़रूरी है? सूरज की रोशनी, चाँद की रोशनी, लैम्प की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी। अब आँखों की रोशनी के लिए कौन सी रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत है? तो ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पैसेज है आपका और यहाँ पर आपको मिल पा रहा है आँखों की हिफाजत और सेहत के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि किस चीज़ की रोशनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? सूरज की रोशनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका दोस्तों सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ।
आंखों में तनाव क्यों पैदा होता है? लेटकर पढ़ने से, देर तक पढ़ने से, कम रोशनी में पढ़ने से, या झुककर पढ़ने से? पैसेज के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर लेटकर पढ़ने से जो होता है आंखों में तनाव पैदा हो जाता है। पैसेज के अकॉर्डिंग ये बात की गई है, तो लेटकर पढ़ने से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। इस पैसेज के हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोशनी की जमा क्या है? यानी कि आपसे जमा पूछी गई है। रोशनियों, रोशनियाँ, रोशनियातों या रोशनियातीन? तो दोस्तों रोशनी की जो जमा है वो आपको मालूम ही है कि रोशनियों है, ऑप्शन नंबर 1। अब ये पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है। कीमती का मुतजाद है? सस्ता, घटिया, बोसीदा, नाकिस? तो कीमती का मुतजाद यानी कि ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है, और कीमती का जो मुतजाद होगा वो आपका होगा सस्ता, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम पैसेज के बाद पोएम की तरफ, और इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तेरी सद का सदियों से इंतज़ार मुझे, मेरे लहू के समुंदर ज़रा पुकार मुझे, मैं अपने घर को बुलंदी पर चढ़कर क्या देखूं, उरूज फन मेरी दहलीज उतार मुझे, उबलते देख है सूरज मैंने तारीकी, नारास आएगी ये सुबह जरंगार मुझे, कहेगा दिल तो मैं फिर पत्थर के पाँव चूमूंगा, ज़माना लाख करे अगर संगे सार मुझे, वो फाका मस्त हूँ जो राह से गुज़रता हूँ, सलाम करता है आशूबे रोज़गार मुझे। तो एक आपको पोयम दे रही है और इसके ऊपर क्वेश्चन है, लहू शायरी को लहू के समुंदर की पुकार का इंतज़ार कब से है? बरसों से, सदियों से, मुद्दतों से, या ज़मानों से? अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सदियों से शायर को लहू का इंतज़ार है। और ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, तेरी सद का सदियों से इंतज़ार मुझे, तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं सदियों से इंतज़ार है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। शायर ने सूरज से किसको उबलते देखा है? तारीकी को, तैरगी को, रोशनी को, या आग को? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि तारीकी को। शायर पत्थर के पाँव किसके कहने पे चूमेगा? ज़माने के कहने पे, दिल के कहने पे, महबूबा के कहने पे, या दिलबर के कहने पे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन दिल के कहने पर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको दिखा भी दूँ, कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पाँव चूमूंगा, यानी कि दिल अगर कहेगा तभी पत्थर के पाँव चूमने की बात कर रहा है। 103, शायर उरूज फ़न कहाँ उतारने की बात करता है? अपनी दहलीज पर, अपनी छत पर, अपनी डेवड़ी पर, या अपने दरवाजे पर? तो ये भी आपका मिल जाएगा इसी पोएम में। अपनी दहलीज पर बात की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका दोस्तों सही हो जाएगा। 104 की तरफ चलते हैं। वो डैश हूँ जिस राह से गुज़रता हूँ। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या आ रहा है मैं आपको दिखा दूँ। वो फाका मस्त हूँ, यानी कि फाका मस्त की वहाँ बात कर रहा है। तो फाका मस्त जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इस पोएम के लास्ट क्वेश्चन में। बुलंदी का मुतजाद क्या है? आपसे अपोजिट वर्ड पूछा है बुलंदी का, पस्ती, ऊंचाई, लंबाई या तवील? तो बुलंदी का जो मुतजाद होगा वो होगा आपका पस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ेंगे हम दोस्तों अपने 15 पेडागोजी क्वेश्चन पर जो उर्दू पेपर 1 में पूछे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, दर्ज झेल में से कौन सा बयान ज़बान के बारे में दुरुस्त है? ये निज़ामों का निज़ाम है, ये मुनज़्ज़म है, ये उसूलों और
मुश्तनियात का उसूल है, ये ख़यालात व नज़रियात का एक नज़रिया है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, जो ज़बान है वो निज़ामों का निज़ाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। 107 में चलते हैं अब। कसीर लिसानियात पर मुबनी मादरी ज़बान का मतलब क्या है? तलबा अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ मादरी ज़बान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी ज़बानें सीखते जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी तलबा आमोज़गारों की तमाम मादरी ज़बानें सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी सरकारी ज़बान हिंदी सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है सभी आमोज़गारों को हिंदी, अंग्रेज़ी और घर में बोली जाने वाली ज़बानों को सीखना पड़ेगा। अब कसीर लिसानियात का मतलब होता है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि एक से ज़्यादा ज़बान या दो से ज़्यादा ज़बानों की जहाँ बात की जाती है वहाँ पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, वो सही हो जाएगा। यानी कि तलबा अपनी स्कूली ज़िंदगी का आगाज़ मादरी ज़बान से करते हैं, यानी कि जो जब तालिब इल्म होता है, जब स्टूडेंट होता है, तो वो अपनी स्कूल की ज़िंदगी यानी कि जब वो सीखना चालू करता है तो वो अपनी मादरी ज़बान में चालू करता है और साथ ही साथ वो दूसरी लैंग्वेज भी, जैसे मान के चलिए किसी की जो मादरी ज़बान है वो हिंदी है, तो हिंदी के साथ वो अदर लैंग्वेज जैसे उर्दू, इंग्लिश या कोई और भी ज़बान साथ साथ वो सीखता जाता है। तो मादरी ज़बान के साथ साथ ही दूसरी लैंग्वेज भी वो लगातार सीखता रहता है। उसी को हम कसीर लिसानियात कहते हैं। और हमें अपनी क्लासरूम को कसीर लिसानी बनाना होता है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म बनाना होता है। एक लैंग्वेज के ऊपर हमें कभी बाउंड नहीं रहना है। अब 108 में चलेंगे। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो उनके लिए ज़बान की तदरीस का मिसाली तरीका क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें हरूफ तहज्जी लिखना सिखाना चाहिए, यानी कि बच्चे अभी स्कूल जाना ही शुरू किए हैं तो क्या उन्हें हरूफ तहज्जी सिखा देंगे? नहीं दोस्तों, उन्हें नज़्म और गाने का मशक करानी और कहानी सुनाना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों ये वाला ऑप्शन। जब आप देखेंगे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उनमें पोएम्स या कुछ कहानी दी हुई होती है, उसको जो टीचर होता है वो सुनाकर बच्चों को एक तरीके से याद करवाने की कोशिश करता है या उनके दिमाग में बिठाने की कोशिश करता है। तो हमें ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 109। उस्ताद एक जांच का मंसूबा तैयार करता है ताकि आमोज़गारों की एक तहरीर के ख़राब पैटर्न की वजह जान पाए। यानी एक आपका उस्ताद है जो आपका एक जांच यानी कि आपका टेस्ट लेना चाहता है, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कह सकते हैं, और वो उस टेस्ट के ज़रिए कुछ पैटर्न, कुछ एरर जो लगातार कॉमन है उसको आइडेंटिफाई करना चाहता है। तो ऐसी जांच को हम क्या कहते हैं? महारती जांच, हुसूलियाबी जांच, तशख़ीसी जांच या सलाहियती जांच। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको कहेंगे, यानी कि तशख़ीसी जांच हम कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर 3। जब भी तशख़ीसी जांच का मतलब ये होता है जब कोई उस्ताद या कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स की कोई टेस्ट लेता है और उसमें कोई गलती पहचानने की या कोई पैटर्न, लगातार गलती जो होता है पैटर्न, उसको पहचानने की कोशिश करता है, तो उसको हम तशख़ीसी जांच कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। 110 की तरफ चलते हैं। ज़बान की तदरीस व आमोज़िश का कौन सा तरीक़ाकार इसकी वकालत करता है कि ज़बान की आमोज़िश का अहम पहलू उसका इस्तेमाल है? क़वाइद के वजाहत का तरीक़ा, दुरुस्त तरीक़ा, तरसीली तरीक़ा, कुल तबी रद्द अमल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, तरसीली तरीक़ा। 111 की तरफ चलेंगे। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस व आमोज़िश का मवाद नहीं समझा जाता है? यानी कि कौन
आपका ज़बान की तदरीस जिससे ज़बान सीखी जाए, यानी कि ज़बान की लर्निंग जिससे हो, वो इनमें से क्या नहीं है। दरसी किताब, अब दरसी किताब तो इसीलिए दी जाती है ताकि बच्चा उससे लैंग्वेज कोई सीख पाए। अखबार भी इसलिए पढ़ाए जाते हैं या आते हैं स्कूल में, बोला जाता है पढ़ने के लिए, जिससे आप बच्चा अखबार की लैंग्वेज को या वहाँ से कोई आपकी ज़बान को सीख पाए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपकी ज़बान सीखने में हेल्प करते हैं। उस्ताद की ज़बान जो होती है वो उसकी अपनी ज़बान है, उससे बच्चे की ज़बान का आमोजिश में ज़्यादा मवाद नहीं है, तो मवाद नहीं समझा जाएगा तो उस्ताद की ज़बान होगी, बाकी तीनों आपके मवाद हो जाएंगे। अब 1112 में चलते हैं, 112 में। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ पर दोस्तों हमसे सही चीज़ पूछी गई है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। पहली ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजिश का हमेशा हाइल होती है, यानी कि उसके बीच में अड़ंगा डालती है। या दूसरा ऑप्शन है दूसरी ज़बान पहली ज़बान की आमोजिश में हमेशा हाइल होती है। नहीं दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दूसरी ज़बान की आमोजिश पूरी तौर पर हदुस ज़बान में होना चाहिए, ये भी गलत है। पूरी तरह यहाँ पर सिर्फ ओनली की बात कर दी गई है। ओनली का मतलब आपका ऑप्शन तीनों ही गलत हो जाएंगे। और चौथा स्टेटमेंट है एक ज़बान दूसरे ज़बान की आमोजिश में मुआवन मददगार होती है। बिल्कुल ठीक, और ये मैंने आपको अभी जस्ट बता कर आया हूँ कि एक लैंग्वेज जो होती है, एक लैंग्वेज वन, अगर लैंग्वेज टू कोई स्टूडेंट सीख रहा है तो लैंग्वेज वन हेल्प करेगी लैंग्वेज टू सीखने में, और लैंग्वेज टू हेल्प करेगी लैंग्वेज वन सीखने में। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, एक दूसरे की मददगार होती है, एक दूसरे की हेल्पफुल होती है, यानी कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने में आसानी फ्राहम करती है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 113 में उस्ताद अपने तलबा से जोड़ों में ख्यालात यकजा करने, खाका तैयार करने, इक़्तिबास में शक्ल में फ़रोग़ देने के लिए ख्यालात कलमबंद करने, उन्हें बेहतर बनाने और फिर मरबूत इक़्तिबास की शक्ल देने के लिए एडिट करने के लिए कहता है। इस तरह लिखने के बारे में बताने के लिए वो तदरीस का कौन सा तरीक़ा इख्तियार करता है। लिखने का माहसूल अंदाज़, लिखने का अमली अंदाज़, तरसीली तरीक़े अंदाज़, या लिखने की मशक़। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सेकंड यानी कि लिखने का अमली अंदाज़ इसका करेक्ट होगा। अब 114 की तरफ चलेंगे। आमोजिश की इब्तदाई सतह पर नज़में और गाने मुआवन होती है, यानी कि क्या फ़ायदेमंद होती है, यानी कि वो क्या हेल्पफुल होती है। अब ऑप्शन है वक़ूफ़ी और जिस्मानी, जज्बाती और ज़बान की फ़रोग़ में, जिस्मानी फ़रोग़ और हरकीकी महारतों में, आमुज़गार की नज़्म में और गाने याद करने में, या गाने की जिस्मानी हरकत और नफ्सी हरकी महारतों में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ये जो वक़ूफ़ी, जिस्मानी, जज्बाती और ज़बान की फ़रोग़ में हेल्प करेगी वो, यानी कि ज़बान जब भी कोई सीखेगा, कोई लैंग्वेज स्टूडेंट सीखेगा तो उसमें हेल्पफुल रहेगी उसमें सीखने में। तलबा के अफसाना पढ़ लेने के बाद उस्ताद एक सवाल कायम करता है कि जैसा आपने अफसाने में पढ़ा, आप तसव्वुर करें कि आप अफसाने का असल किरदार रूमी हैं और आप जो कुछ गुज़रा है उसके बारे में अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है। इस तरह के सवालात किस ज़मूरे में आते हैं, यानी कि कोई करैक्टर है और करैक्टर पे कोई चीज़ आई है या कोई चीज़ उसके ऊपर गुजरी है। अब टीचर कह रहा है कि हर स्टूडेंट को कि आप वो करैक्टर अपने आप को समझो और उस करैक्टर को आपको बताना है कि वो चीज़ जो आपके ऊपर गुजरी है वो आपको अपने एक मित्र को बतानी है, फ्रेंड को बतानी है, एक ख़त के ज़रिए। तो वो क्वेश्चन दिया है। अब ऐसे सवाल स्टूडेंट हमसे पूछा गया कि ऐसे सवाल किस टाइप के सवाल कहलाते हैं। ऑप्शन है
तो दोस्तों इसको मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ये कहलाते हैं इर्तशाही। ऑप्शन नंबर 3 इर्तशाही सवालात ये कहलाते हैं। 1116 की तरफ चलते हैं। मुआवनती तदरीस का मकसद क्या है? तलबा की आमोजिश को बेहतर बनाना, तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना, इम्तिहान में तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, या क्लासरूम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है, मुआवनती तदरीस का मकसद होता है तलबा की आमोजिश और उस्ताद की तदरीस दोनों को बेहतर बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। स्टूडेंट की लर्निंग और टीचर की जो सिखाने का जो पैटर्न है उसको दोनों को बेहतर बनाने का जो काम होता है मुआवनती तदरीस के ज़रिए हम करते हैं। बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्या कहलाता है? बोलने का तरीका, बोलने में कवाइद का इस्तेमाल, ज़बान की तफ़हीम या ज़बान में गौर व फिक्र। तो ये कहलाता है आपका बोलने का तरीका। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 118 की तरफ चलते हैं अब। नए व ज़ख़ीरा अल्फाज की तदरीस के वक्त उस्ताद को चाहिए कि पहले आसान ज़बान में मानी लिखें, दूसरे ऑप्शन में है दूसरे अल्फाज के साथ उन्हें इस्तेमाल करें, तीसरे ऑप्शन में जितनी बार मुमकिन हो आमोज़गार को सियाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाएं, या चौथा ऑप्शन में है तलबा से उन्हें याद करने और जहां ज़रूरी हो उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहें। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जितनी बार मुमकिन हो आमोज़गारों को सियाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाएं, यानी कि जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार उनसे कोई सेंटेंस बनाए, कोई वर्ड आपने सीखा और कोई अल्फाज सीखा, आपने कोई लफ्ज़ सीखा और उससे जितने पॉसिबल हो आप सेंटेंस मेकिंग बनाएं या स्टूडेंट बनाएं। उससे क्या होगा कि ज़बान का तरीका भी, यानी कि डाइवर्जेंट, सबसे पहली बात तो डाइवर्जेंट थिंकर बन जाएगा स्टूडेंट। क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकर। डाइवर्जेंट थिंकर बनने से होगा क्या? उसकी ज़बान बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाएगी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। शायर की तदरीस का अहम मकसद क्या है? पहला ऑप्शन है तफरी और खुशी, दूसरा ऑप्शन है नज़्म में कवायदी पहलुओं की आमोजिश, तीसरा ऑप्शन है ज़ख़ीराए अल्फाज की आमोजिश, और लास्ट ऑप्शन है शायर के बारे में मालूमात हासिल करना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका दोस्तों सही हो जाएगा, तफरी और खुशी, ये हम कहेंगे हद। और लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तोसीई मुताली का मकसद डैश को फ़रोग़ देना होता है। हज़ के लिए पढ़ना, इम्तिहान के लिए पढ़ना, मालूमात के लिए पढ़ना, या मुसन्निफ़ के बारे में जानने के लिए पढ़ना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाना है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल आपके 30 क्वेश्चन जो पेपर 1 सिटेट पेपर 1 में उर्दू लैंग्वेज से पूछे गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आने वाली और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।